आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना बेहद जरूरी है। जिस एरिया में आप रीसेल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वहां अगर नई प्रॉपर्टी भी है तो उसको भी जरूर देख लें। रीसेल प्रॉपर्टी और नई प्रॉपर्टी दोनों की सुविधाओं और कीमतों की जांच जरूर कर लें। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रीसेल प्रॉपर्टी में लोग दो वजहों से निवेश करते हैं। पहला, प्रोजेक्ट की बेहतरीन लोकेशन, दूसरा उस प्रोजेक्ट के आसपास नए प्रोजेक्ट का नहीं बनना। अगर आपके पास पैसा है और आप बिना होम लोन लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो रीसेल प्रॉपर्टी में निवेश आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन जिस एरिया में आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वहां नई प्रॉपर्टी भी है तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले दोनों प्रॉपर्टी के बीच मिलने वाली सुविधाएं और कीमत की जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है। क्या है ये फायदे, आइए आपको बताते हैं। ये जरूरी नहीं कि रीसेल प्रॉपर्टी हमेशा सस्ती हो। बड़े शहरों में कई सेंट्रल लोकेशंस में नई आवासीय प्रॉपर्टी की सप्लाई कम होती है। ऐसे मामलों में रीसेल प्रॉपर्टी में डिस्काउंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसी जगहों पर डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है जहां प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। रीसेल प्रॉपर्टी को या तो निवेशक बेचते हैं या फिर उनके मालिक। ऐसे मामलों में भुगतान की शर्तों में थोड़ा लचीलापन देखने को मिल सकता है। अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हैं तो अगर उस एरिया के अंदर कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, आप डेफिनेटली रीसेल ट्राई कर सकते हैं। पर अगर उस रीसेल एरिया में जा रहे हैं और वहां पे न्यू प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं डेवलपर्स की, तो एक बार उनको भी देखने में मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि क्या पता अगर सेम रेट के अंदर वो प्रॉपर्टी मिल रही हो या थोड़ा बहुत ज्यादा 5-10% का वेरिएशन हो तो भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो काफी बेटर हो, क्योंकि उसके अंदर मॉडर्न एमिनिटीज वगैरह होंगी। और नई प्रॉपर्टी तो नई होती है, पुरानी होती है। हमेशा ख्याल रखें कि रीसेल प्रॉपर्टी के खरीदार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें दस्तावेजों की उचित चेन सबसे प्रमुख है। खासतौर से तब इसकी संभावना ज्यादा होती है जब ये कई बार खरीदी बेची गई हो। अगर ये 18 से 20 साल पुरानी है तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि इसे पहले चरण में रजिस्टर्ड ही न कराया गया हो। ऐसे में अगर इसकी रजिस्ट्री करवाई जाती है तो खरीदार को स्टाम्प ड्यूटी का पिछला बकाया भी चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा इसकी रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, बिजली की वायरिंग और फिटिंग में भी खर्च हो सकता है। लगभग 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी के लिए होम लोन हासिल करना भी एक चुनौती है। रीसेल के अंदर एक और भी होता है कि जो देखिए पुरानी प्रॉपर्टी है तो कहीं पे टूट फूट, डेंटिंग, पेंटिंग कहीं हो सकता है कि कहीं करानी पड़े। और दूसरी चीज ये भी है कि लगभग 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी के लिए होम लोन हासिल करना भी एक चुनौती है। रीसेल के अंदर एक और भी होता है कि जो देखिए पुरानी प्रॉपर्टी है तो कहीं पे टूट फूट, डेंटिंग, पेंटिंग कहीं हो सकता है कि कहीं करानी पड़े। और दूसरी चीज ये भी है कि जो होम लोन है रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल रहती है रीसेल के अंदर। सो न्यू प्रॉपर्टी अगर होगी तो उसमें चीजों की कोई परेशानी नहीं होती। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाजार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बात की संभावना काफी कम होती है कि नए प्रोजेक्ट में लोगों को पुरानी बिल्डिंग की तुलना में कम सुविधाएं मिलें। इसलिए पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक नजर नई प्रॉपर्टी पर भी डाल लेना चाहिए। एक और भी बेनिफिट है कि जो अगर आप रीसेल में जाएंगे तो आपको सारा पैसा अपफ्रंट देना पड़ेगा, और साथ में ही अगर कोई न्यू प्रॉपर्टी आ रही है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें आपको सारा पैसा भी एक साथ नहीं देना है, इंस्टॉलमेंट्स में देना होगा, तो वो भी एक आपके लिए बेनिफिट है। प्राइमरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सेल में जितने कागजातों की जरूरत होती है वो सारे कागजात रीसेल में भी लगते हैं। ओरिजिनल सेल डीड, सोसाइटी की हिस्सेदारी का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी लेन देन इसके बगैर नहीं हो सकता। इसके अलावा नगरपालिका से सोसाइटी को असेसमेंट बिल, कलेक्टर की एनओसी, अगर बिल्डिंग कलेक्टर की जमीन पर स्थित है तो प्रॉपर्टी कार्ड की कॉपी और रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान की रसीद की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप भी रीसेल प्रॉपर्टी में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो वहां बन रही नई प्रॉपर्टी पर भी नजर डाल लें, क्योंकि हो सकता है आपको रीसेल प्रॉपर्टी के दाम में उससे अच्छी सुविधाओं से लैस नई प्रॉपर्टी मिल जाए। रितेश श्रीवास्तव के साथ स्वपन मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24। प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल काम है तो प्रॉपर्टी बेचना भी कम मुश्किल काम नहीं है। कई बार तो इस काम में महीनों लग जाते हैं, उसके बाद भी आपको सही खरीदार नहीं मिल पाते। अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आज हम आपको देने जा रहे हैं 4 टिप्स, जिसको फॉलो करके आप भी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। फ्लैट, मकान, प्लॉट
दुकान, ऑफिस जैसी प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल है तो ऐसी प्रॉपर्टी को बेचना भी कम मुश्किल नहीं। ऐसे में आपको वो सीक्रेट जानना बेहद जरूरी है जिसे ध्यान में रखकर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचने से पहले करें तैयारी। किसी भी प्रॉपर्टी का बिकना या ना बिकना काफी हद तक इस बात पर तय होता है कि वो दिखने में कैसी लग रही है। अगर उसका पहला इंप्रेशन ही खराब पड़ेगा तो खरीदार उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि खरीदार आपकी प्रॉपर्टी की ओर पहले ही नजर में आकर्षित हो जाए तो इसके लिए उसे ठीक से तैयार कर लें। हो सकता है कहीं पेंट उखड़ रहा हो, कहीं सीलन हो, कहीं टूट फूट हो तो उसे ठीक करा लें। रंग रोगन कराकर प्रॉपर्टी का लुक बेहतर कर लें। बाथरूम और किचन में पुरानी चीजों को बदलकर उनकी जगह नई चीजें लगवा सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी प्रॉपर्टी की बेहतर कीमत तय कर सकते हैं। बेचने से पहले मार्केट सर्च करें। बहुत बार सारी तैयारियों के बावजूद प्रॉपर्टी केवल इसलिए नहीं बिक पाती कि आप उसकी सही कीमत नहीं तय कर पाते। अगर आपने अपने एरिया में चल रहे प्रॉपर्टी के भाव से कम कीमत की तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की बिक्री से नुकसान होगा। दूसरी ओर अगर आप प्रॉपर्टी की अधिक कीमत तय करेंगे तो आपको खरीदार मिलने में काफी दिक्कत होगी। सही कीमत तय करने का एक तरीका यह है कि आप अपने क्षेत्र में अपनी प्रॉपर्टी की ही तरह की ऐसी प्रॉपर्टी के रेट पता करें जो पिछले कुछ महीनों में बिकी हो। मार्केट को सर्च करने के बाद ही प्रॉपर्टी का दाम तय करें। प्रॉपर्टी के दस्तावेज रखें तैयार। प्रॉपर्टी बेचने से पहले जरूरी है कि आप सभी दस्तावेज तैयार रखें। आपके पास ओरिजिनल सेल डीड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रॉपर्टी ली है तो आपके पास उसका अलॉटमेंट लेटर और पोजीशन लेटर भी होना चाहिए। अगर आपने होम लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदी थी और वो लोन पूरा हो चुका है तो बैंक की ओर से जारी किया गया वो लेटर आपके पास होना चाहिए जिसमें ये लिखा गया हो कि आपने कर्ज चुकता कर दिया है। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखकर कोई कर्ज लिया है तो इससे जुड़े कागजात भी ले लें। अपनी प्रॉपर्टी को बिक्री के लिए पेश करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि सभी तरह के ड्यूज क्लियर हो जाएं। प्रॉपर्टी टैक्स, सारे यूटिलिटी बिल सभी उस समय तक जमा होना चाहिए। सोसाइटी का मेंटेनेंस फी भी चुकता कर दें और उससे एनओसी लेना ना भूलें। ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने की करें कोशिश। प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए जरूरी है कि आप इसकी जानकारी अधिक से अधिक खरीदारों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने वाले एजेंट्स की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन रियलिटी पोर्टल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। किचन को हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है क्योंकि यहाँ बनता है खाना जो हमारे परिवार की सेहत और खुशियों से जुड़ा होता है। इसीलिए किचन का वास्तु बेहतर होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं वास्तु अनुसार कैसा हो घर का किचन। घर का सबसे अहम हिस्सा अगर कोई है तो वो है किचन, क्योंकि यहाँ बनता है खाना जो परिवार की सेहत और खुशियों से जुड़ा है। लिहाजा किचन का वास्तु अच्छा होना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं वास्तु अनुसार कैसा हो आपके घर का किचन। घर की दक्षिण पूर्व दिशा किचन बनाने के लिए सबसे सही है। इस दिशा के स्वामी अग्निदेव हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप इस दिशा में किचन नहीं बना पा रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में भी किचन बनाया जा सकता है। कुकिंग गैस आपके किचन की सबसे जरूरी चीज है, लिहाजा इसे भी सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है। इसलिए गैस स्टोव को किचन के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना बेहतर माना जाता है। सिंक और नल बहते पानी का संकेत देते हैं, इसलिए आपके किचन में सिंक की जगह उत्तर पूर्व दिशा में गैस स्टोव से दूर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आग और पानी विपरीत तत्व हैं। अगर आपका फ्रिज किचन में है तो इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में कॉर्नर से थोड़ा दूर हटा कर रखें, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा में फ्रिज बिल्कुल न रखें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में कम से कम एक खिड़की या एग्जॉस्ट का होना बेहद जरूरी है और ये किचन की पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन में बर्तनों से लेकर राशन तक रखने के लिए स्टोरेज स्पेस का होना भी बहुत आवश्यक है। लिहाजा स्टोरेज अलमारियां बनाने के लिए दक्षिण या पश्चिम की दीवारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर और पूर्व दिशा की दीवारों में स्टोरेज स्पेस नहीं बनवाना चाहिए। आजकल के किचन में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की भरमार होती है।
अवन से लेकर माइक्रोवेव और टोस्टर से लेकर मिक्सी तक। लिहाजा इन सभी उपकरणों को रखने के लिए दक्षिण पूर्व की दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। पीने के पानी के लिए चाहे आप फिल्टर का इस्तेमाल करते हो, आरओ का या फिर घड़े का, इन सभी को किचन की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तो छोटी छोटी वास्तु टिप्स को अपनाकर आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव के साथ तपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरें, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। आरबीआई ने बाजार को चौंकाते हुए बुधवार को क्रेडिट पॉलिसी से पहले ही रेपो रेट में कटौती कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% घटा दी है। कटौती के बाद रेपो रेट 7.75% से घटकर 7.50% हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद आपकी ईएमआई की किश्त कम हो सकती है। सभी को 2022 तक घर देने के लिए सरकार नेशनल हाउसिंग मिशन लाने की तैयारी कर रही है। नेशनल हाउसिंग मिशन की योजना ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालय तैयार कर रहा है। सरकार ने अगले 7 साल तक हर साल 60 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य बनाया है। बजट में सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़ाकर 14% किया गया है। इसका सीधा बोझ आपकी जेब पर पड़ेगा। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से घरों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसका सीधा असर प्रोजेक्ट कॉस्ट पर पड़ेगा, जिसे बिल्डर अपने ग्राहकों से ही वसूल करेंगे। जानकारों की माने तो सर्विस टैक्स बढ़ने से घरों की कीमत में करीब 0.5% से 0.41% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। सरकार ने 2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार 6 करोड़ घरों का निर्माण करने जा रही है। ग्रामीण इलाकों में 4 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट की स्वीकृति कम समय में मिलने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी आएगी और कम कीमत पर घर मिलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अवैध कॉलोनियों को वैध करने संबंधी पॉलिसी को 25 मार्च से पहले अंतिम रूप देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार बताए कि वो किस कॉलोनी को अवैध मानती है और उसके वैध करने का क्या प्रावधान है। देश के 6 प्रमुख शहरों में साल 2014-2015 के तीसरी तिमाही के दौरान मकानों की बिक्री में 2% की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में न बिक पाने वाले मकानों की संख्या 31 दिसंबर 2014 तक 6,20,000 थी। दिल्ली की सूरत बदलने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण 9,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस धनराशि की मदद से दिल्ली में 1 लाख फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूसरी परियोजनाओं को पूरा करने में यह पैसा खर्च किया जाएगा। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही अपनी साइटों की नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए करीब 100 साइटों की लिस्ट बना ली गई है। शहर में 4,000 से अधिक ऐसे कॉमर्शियल प्लॉट हैं जो पिछले काफी सालों से खाली पड़े हैं। सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं उदय होम्स के डायरेक्टर गौरव यादव। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं राजीव चौधरी हैं चंडीगढ़ से। क्या जानना चाहते हैं राजीव आप? मैं राजीव चौधरी चंडीगढ़ से हूँ और मैं पिछले 8-10 साल से 34 सेक्टर में रह रहा हूँ। तो मुझे कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करना है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, अपने इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए चंडीगढ़ के अंदर कॉमर्शियल के लिए? राजीव जी, अगर आप अपना बजट मेंशन करते तो थोड़ा और आसान रहता आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट करना। वैसे इन जनरल जैसे एरियाज हैं, जीरकपुर है, डेरा बस्सी है, यहाँ पे आपको हर रेंज के अंदर प्रॉपर्टीज मिलेंगी। और अगर देखना चाहें तो मुल्लनपुर के अंदर भी डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट है हाइट पार्क, आप चाहें तो वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको अच्छी प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। उम्मीद करते हैं राजीव आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं प्रेम पांडे हैं लखनऊ से। क्या जानना चाहते हैं प्रेम आप? मैं 2 कमरों का फ्लैट चाहता हूँ। मेरा बजट करीब 15 लाख रुपए है। क्या मुझे इस बजट में फ्लैट मिल सकता है? प्रेम जी, इस रेंज के अंदर आपको प्रॉपर्टीज डेफिनेटली मिल सकती हैं। जैसे सुल्तानपुर रोड के ऊपर है एक सुशांत गोल्ड सिटी, वहां पे एक आपको 2 BHK लगभग इसी रेंज में मिल सकता है। वरना फैजाबाद रोड के ऊपर भी प्रॉपर्टीज हैं, उस एरिया में भी आपको इतने ही बजट के अंदर प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। और एक ईमेल हमें भेजा है प्रताप अवाना है मेरठ से। ये जानना चाहते हैं कि निवेश के लिए राजनगर एक्सटेंशन में इन्हें फ्लैट खरीदना है। इनका बजट 35 लाख रुपए है। आने वाले 4 सालों में इनको कितना रिटर्न मिल सकता है? प्रताप जी, देखिए
प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप 4 साल तक रियल एस्टेट में वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली ROI आपको काफी अच्छी मिलेगी। वैसे क्वांटिफाई करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आप 4 साल तक किसी प्रॉपर्टी के लिए वेट करेंगे, बेशक वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, तो उसमें आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आएंगे। तो गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मसले से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है property24@badnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं।